चलिए, इसका जो ये डेली टेस्ट यहाँ पर ये चेंज करना, ये कर गए थे, ठीक है। ये 5 है। हु टॉट यू इंग्लिश, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। बाय हुम वेर यू टॉट इंग्लिश, अगर यहां पर वाज होता तो वो भी चल जाता, ठीक है। बाय हुम वेर यू टॉट इंग्लिश, दूसरा वाला। और इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन में क्या हो जा रहा है कि जो हिंदी वाला है उसको भी वो इंग्लिश कर दिया, ध्यान नहीं दिए थे हम भी, अभी हम देख रहे थे तब, क्योंकि आज रात में वो चल देंगे, क्योंकि अभी तक तबीयत खराब थी इसलिए हम नहीं कुछ बोल रहे थे। दूसरा, द वर्क हैज बीन डन, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, दे हैव डन द वर्क, दे हैव डन द वर्क। ए हिंदी वालों के लिए सही है, इंग्लिश वाले में वो गड़बड़ हो गया था। ये 3 क्वेश्चन 3, 4, 5 ऑनलाइन में हम चेंज करवा दिए थे, वहां पर डाल दिए थे। उसके बाद वो सब लगातार आते चले गए सिविल कोर्ट वाले, तो टाइम मिल नहीं रहा था कि इधर बताएं। तो मैं तू वह किस प्रकार के शब्द हैं, तो इंग्लिश में देखिएगा कि ट्रांसलेशन पूरा वो हो गया है, ठीक है। ये सर्वनाम, सर्वनाम है, ठीक है। मैं तू वह इंग्लिश में भी अगर उसे ले जाइएगा तो आ जाएगा उसका आंसर। चौथा, इसमें इंग्लिश वाले में दिक्कत थी, वो इंग्लिश कन्वर्ट कर दिया था। राम का घर सुंदर है, इसमें जो का है वो क्या है, ठीक है, ये कारक चिन्ह है, संबंध कारक। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले में लिखा है क्या, लिखा हुआ है, ठीक है। वाक्य में का कौन सा शब्द है, संबंध कारक, राम का घर, इसीलिए इंग्लिश वाले में आ गया होगा का, और ऐसे हो गया होगा हाउस ऑफ राम करके समथिंग इज ब्यूटीफुल, या जो भी आ गया होगा उसमें, ठीक है। तो वो कारक चिन्ह है, हिंदी वाले में याद रखिएगा। अब तो गलती हो गई, क्योंकि हम चाह के भी नहीं सुधरवा पा रहे थे, क्योंकि वो अपने घर गए हुए हैं टाइपिस्ट, आज रात में निकलेंगे। तो राम का घर सुंदर है, यहां पर का जो है ना, राम का घर, ये उसको संबंध कारक है, वो संबंध कि राम का घर है वो, इसलिए वहां पर क्या आ जाएगा, कारक चिन्ह यूज रहेगा। पांचवा, ठीक है। परंतु शब्द किस प्रकार का शब्द है, परंतु जो है किंतु, यदि, मगर, ये 2 वाक्यों को जोड़ता है, लेकिन वो विरोधाभासी है, आपस में क्या है वो, जैसे होता है ना कि राम अच्छा लड़का तो है परंतु, ठीक है, नहीं लड़का तो बहुत अच्छा है परंतु कभी कभी ले लेता है, आ गया, तो विरोधाभास है। तो यहां पर जो है ये अवयव ये होगा। तो जब भी इस टाइप का आएगा कोई भी चीज, ठीक है, तो जब भी, जैसे कैसे अमिताभ बच्चन जो है धर्मेंद्र का रिश्ता करवाने गए 16 में, तो मौसी लड़का तो 1 नंबर है, थोड़ा कभी कभी जो है, तो ये अवयव ठीक है। तो वो संख्या श्रेणी 7, 10, 16, 28, 52, क्या होगा अगला, 100 होगा, वाह, ठीक है। तो 3 फिर 6, वो होते जा रहा है डबल डबल, तो यहां पर आकर के 24 और फिर 48, 48, तो 52 में 48 जुड़ जाएगा तो 100 हो जाएगा। एक कोड भाषा में पेपर को OZODQ लिखा गया है, तो पेंसिल को कैसे लिखा जाएगा, एक एक पीछे करते जाना है, ठीक है। OPDEMNBCHIKLD, यदि ये और आसान है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो कितना है 240 और लाभ पर से उस पर कितना था 20, तो 48 रुपए कम हो जाएगा ना इस पे, यही है ना। 100 गलत होंगे तो बता दीजिएगा आप लोग, गलत है क्या है, 200 होगा, अच्छा 200, हाँ ठीक ठीक, हाँ, इसीलिए हम बनाए उन्हें नहीं भाई, हम सीधे हम अभी देखे फिर हम इसीलिए हम बोल दिए कि अगर गलती होगी तो टोक दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो सीधे बढ़ जाते। 9वां, अब होता कि थोड़ा सा देख लें, इतना ना सब नॉन स्टॉप रहते हैं, अभी एक्साइटेड मोड में रहते हैं सब जॉब लगने के बाद। भारत ने 2025 में कुल कितने जिलों में प्रथम बार, जो नहीं जो भोंपू बज रहा था पूरे पटना उटना में सब, तो 700 जिलों जो लगभग हैं जिले, उसमें से 244 जिला, ऑप्शन में देख के ही लग जा रहा था
कि 100, 150, 200, तो वो तीनों एक जैसा था, और अगर नहीं भी पता होता तो ऑड मैन आउट हो रहा था, क्योंकि बाकी सब एक जैसे थे, और चौथा ऑप्शन जो है वो बाकी तीनों से क्या दिख रहा था, अलग दिख रहा था। तो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था अभी मई में शायद, तो उस समय सबको अलर्ट मोड में रहना था, ठीक है, क्योंकि हम लोग को याद होगा ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर जो था 7 मई, 8 मई, 9 मई और 10 मई, याद रखिएगा चारों दिन। तो सीधे बीपीएससी टाइप एग्जामिनेशन में दरोगा में डेट पूछ देता है कि ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्टिंग डेट जो है वो कब थी, ठीक है, तो 7 मई, और लास्ट डेट था 10 मई, जब भारत और पाकिस्तान जो है आपस में ये करे थे। और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ठीक है, भारत में धमाका हो गया, अगले दिन पाकिस्तान में धमाका हो गया, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि खाली हम ही लोग के यहाँ दिक्कत होगी, बहुत जगह दिक्कत हो जाएगी। 10वां है स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है, स्वच्छता नहीं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत भारत में जो सबसे छोटे स्वच्छ नगर है, जहां 20,000 से आबादी कम है, तो 2 शहरों को चुना गया, नगर पंचायत को, 2 को, ठीक है। एक तो जो है पाटन है छत्तीसगढ़ का, दूसरा महाराष्ट्र का पंचगनी है, जो ऑप्शन में नहीं है। पंचगनी, पंचमढ़ी नहीं, हाँ, ये 2 पंचगनी महाराष्ट्र। तो 2 शहरों को चुना गया है 20,000 से कम में, किसको किसको, पंचगनी को और पाटन को, तो दोनों जो है प से हैं। (2025) यूनियन बजट ऑफ इंडिया, भारत बजट के बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में किस मंत्रालय को बजट का सबसे अधिक जो है संसदीय सबसे अधिक हिस्सा मिला था, कौन सा था, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय सबसे ज्यादा पहले की, तो जबकि इस सरकार की एक सबसे बड़ी कमी क्या रही है, ये ना शिक्षा मंत्रालय में सब बजट नहीं उठा रहे हैं, चाहे केंद्र में मोदी की सरकार हो या फिर बिहार में नीतीश की सरकार हो। और अब पिछले 20 साल का देखिए तो हम ओवरऑल देख रहे हैं, उसके पहले की तो बात ही नहीं करनी है, जो भी है। जैसे अब ये लोग साथ क्या है ना कि ये लोग जब भी तुलना करते हैं तो 2005 के पहले का, अब हमारा कहना है कि नहीं, अब आप पिछले 10 साल और इस 10 साल का आप अपना तुलना कीजिए, उनको छोड़िए, वो तुलना लायक ही नहीं है। अब अपने में देखिए कि आपका कितना बेस्ट जा रहा है, तो और आप पहले से कितना अच्छा कर पा रहे हैं, तब जाके तुलना कीजिए। तो जहां तक अभी लग रहा है कि नीतीश कुमार के लिए एक फेयरवेल टाइप का है, मतलब नहीं होता है कि लास्ट में एक ऐसा मुख्यमंत्री 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जो है एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं कर रहा, नीतीश कुमार, ठीक है। तो इस बार जो भी फैक्टर है बिहार में, भाजपा नहीं है, राजद नहीं है, फैक्टर है नीतीश कुमार। और कैसे 3 महीना पहले उनकी तबीयत खराब थी, और जैसे ही चुनाव आया, मतलब सारी बीमारी क्या हो गई, दूर हो गई। तो ओनली फैक्टर नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को भाजपा की जरूरत नहीं है, बिहार में भाजपा को नीतीश कुमार की जरूरत है, इतना याद रखिएगा। 12वां मेंस हॉकी एशिया का 2025 फाइनल हुआ था राजगीर में, जहां पर भारत ने 3-4-1 से साउथ कोरिया को हराया था, ठीक है, ये बिहार। 13वां कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में सचिन तेंदुलकर, ठीक है, 25 लाख रुपया भी मिला प्राइज में सचिन तेंदुलकर। आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसको दिया गया, राकेश रोशन है, पक्का, ठीक है, राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के पापा हैं, ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन। 2025 में 15वां सवाल पद्म विभूषण, क्या कि हमको 14वां याद नहीं है इसलिए हम पूछ लिए भाई, ठीक, राकेश रोशन ना, ठीक, हाँ ठीक है। 2025 में पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, जिसमें एक हम लोग की जो शारदा सिन्हा जी हैं उनको भी मिला है, ठीक है। 16 कौन सी चट्टानें भारत में अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करती हैं, कवर करती हैं, ठीक है, इग्नियस आग्नेय, इग्नियस जो दक्कन का पठार जो था, लावा पठार पूरा फैला था, और मालवा का पठार, बाकी सारा क्षेत्र देखिएगा तो इसमें जो है सबसे ज्यादा कौन है, इग्नियस रॉक है। बुंदेलखंड का भी देखिएगा तो नीस उसी से बना हुआ है। 17वां कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, गोदावरी। भारत का
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर को, क्योंकि यहां कॉटन की मिलें सबसे ज्यादा हैं। भारत में गेहूं उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी वाला जो महीना होता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय शीत, आर्द्र नहीं, क्योंकि पानी की जरूरत होती है चावल को, गेहूं को नहीं। गेहूं को पानी की जरूरत, बस उसको हल्का चाहिए होता है, पश्चिमी विक्षोभ वाला थोड़ा सा, उतने में उसका फसल जो है दाना मोटा हो जाता है। ठीक है, तो वो गेहूं, तो गेहूं को पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए आर्द्र जो है ह्यूमिड उसको नहीं चाहिए होता, नहीं तो पूरा गेहूं को पाला मार देगा, खराब हो जाएगा। विश्वा, कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती? बनास। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कैसे? बनास मिलती है चंबल में, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में। तो ब से बनास, ब से बंगाल की खाड़ी। तो राजस्थान की नदी है, और गिरती कहाँ? इसका पानी कहाँ गिरता है? अब सोचे कि बनास का पानी पटना के हम लोग के बगल से गुजर रही है, वहां उसका पानी जो गुजर रहा है यहाँ से, कहाँ का? बनास का। ठीक, तो कुछ ना कुछ तो पानी आ ही रहा है, उसका सारा पानी इधर से गुजर रहा है, बनास। भारत में प्रथम प्रमुख जूट उद्योग कहाँ केंद्रित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। भारत में पीतल उद्योग, ब्रास इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मुरादाबाद, मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद, ये उत्तर प्रदेश। जैसे बिहार में पुलिस एकेडमी राजगीर में है ना, वैसे यूपी का पुलिस एकेडमी जो है वो मुरादाबाद में है। 23वां, भारत में सबसे ज्यादा आयरन और लौह अयस्क ओडिशा में, ओडिशा। 24, भारत के किस भाग में लेटाइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? पश्चिमी घाट और दक्षिणी पठार, पश्चिमी घाट और दक्षिणी पठार, जो आपको कर्नाटक, केरल ये सब क्षेत्र, थोड़ा सा तमिलनाडु, ठीक है, और वैसे देखिएगा तो हम लोग के थोड़ा थोड़ा झारखंड में भी, लेकिन प्रश्न के हिसाब से पश्चिमी घाट और दक्षिणी पठार। 25, सिंचाई की, इरिगेशन का सबसे ज्यादा दक्ष जो होता है, जो एफिशिएंसी 95% से 100% तक हो जाता है कभी कभी, वो जो है ड्रिप सिंचाई है। ड्रिप, जो पानी कैसे चढ़ता है किसी को, तो आप देखिएगा बूंद बूंद गिरता है वो, तो वैसे ही जड़ पर जो है बूंद बूंद गिरा जाता है ताकि पानी बर्बाद नहीं हो। ड्रिप सिंचाई। स्प्रिंकलर सिंचाई जो स्प्रिंग की तरह निकलता रहता है, और ये दोनों हम लोग इजराइल से सीखे हैं। भारत में 26वां क्वेश्चन, औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य जो था वो क्या है? 1956 की नीति में क्या बताया गया है? सार्वजनिक क्षेत्र को सशक्त करना। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र को सशक्त करना। भारत में गन्ना उत्पादक क्षेत्र, शुगर बेल्ट मुख्यतः कहां है? गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब यूपी का। ठीक है, यूपी वाला बेल्ट, जो सहारनपुर है, यूपी का जो सहारनपुर है वो गन्ना के लिए पूरा फेमस बेल्ट है ये। 28, भारत में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलुरु। कोर परिधि, कोर पेरिफेरी सिद्धांत का प्रयोग भारत में किस अध्ययन के लिए किया गया है? तो जैसे देखिएगा कि जमशेदपुर है, टाटा नगर। ठीक है, तो आखिर साक्ची गांव में 1907 में क्यों जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना की थी? तो आप देखिएगा कि इस साइड में आपको जो है कैलकाटा, यानी कि अभी का कोलकाता, नोवा मुंडी, आयन, ठीक, और फिर जो है आपको झारखंड बिहार का लेबर श्रम। ठीक है, तो एक आपको हो गया बंदरगाह, एक आपका हो गया लोहा, और फिर आपको हो गया जो झरिया, धनबाद। समझाया? तो कोर में हो गया जमशेदपुर, इसके चारों तरफ क्या थे? कोयला था, लोहा था, बंदरगाह था, और सबसे बड़े सस्ते मजदूर थे। इसीलिए कहां खोला गया फैक्ट्री? जमशेदपुर। तो कोर, कोर हो गया जमशेदपुर, और पेरीफेरी हो गए बाकी सब। ठीक है, तो ये जो है अब समझ आया? तो कोर परिधि सिद्धांत का प्रयोग कहां होगा? औद्योगिक वितरण में। अब समझ आ गया? क्लियर? ये ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलता है। खादर मिट्टी या खदर मिट्टी, वो दे दिया ट्रांसलेशन कि समझ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नवीन जलोढ़ है,
न्यू अलुवियल है खादर, ओल्ड अलुवियल बांगर होता है। जाहिर सी बात है बाढ़ मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल। और अत्यधिक जल निकासी वाली होती है, ये भी है। इसमें चूना और लवण का दिखता नहीं, बिल्कुल नहीं। नमक कहाँ, ठीक है, फिर तो लवणीय मृदा हो जाती है, सेलाइन, ठीक है, तो वो इसमें नहीं है। तो ये सी, तो कितने लोग इसको छांट पाए हैं? ठीक है, नहीं छुटाया ना, तो अब छांट लीजिएगा, छांट लीजिएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? डेनमार्क। 32, रिंग ऑफ फायर शब्द किससे संबंधित है? तो जाहिर सी बात है कि रिंग ऑफ फायर जो है ये भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र, भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र जो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन के चारों तरफ है, पैसिफिक ओशन के चारों तरफ है। 33, विश्व की सबसे गहरी झील? रूस की बैकाल झील, रूस की बैकाल झील। 34, कॉफी बेल्ट मुख्यतः पृथ्वी के किस अक्षांशीय क्षेत्र में पाई जाती है? 10 डिग्री से 25 डिग्री से, ये अक्षांश लैटिट्यूड 10 डिग्री से 25 डिग्री, ठीक है। आप देखिए हम लोग का जो कर्नाटका है वो भी कहां पड़ता है? 10 डिग्री से 25 डिग्री, इसी बीच में गर्मी वाले बेल्ट में ही कॉफी का उत्पादन होता है। यही कारण है कि यमन से जब हज यात्रा पर गए थे बाबा बुदन सूफी संत, तो यमन से जो है कॉफी का 7 बीज चुरा करके ले आए थे। अगर पकड़े गए होते तो दोनों हाथ काट दिया जाता उनका शरीयत के हिसाब से, तो बच गए, लेके आ गए। और कर्नाटका में जहां लगाए वहां लहलहा गया 7 पौधा। और उसके बाद वहीं के चिकमंगलुरु में जो है फिर अंग्रेजों ने प्रथम जो है चाय बागान, कॉफी बागान ये सब स्थापना करना शुरू कर दिया था। मृत सागर, डेड सी की विशेषता क्या है? इसमें जीवन नहीं है, इसमें जीवन, इतना नमक है कि इसमें जीवन संभव ही नहीं है। और इसमें आदमी डूबता भी नहीं है, क्योंकि आदमी की का जो डेंसिटी है वो इससे कम होता है, तो तैरता रहता है। इसे देखिएगा कि समुद्र में हम लोग के डूबने का चांस कम होता है, समुद्री पानी में, क्योंकि वो नमकीन पानी होता है। जबकि नदी में हम लोग तुरंत, इसमें भी अगर कभी गलती से जीवन में अगर तैरने नहीं आता है और आप कभी डूबे तो अगर लगेगा कि ऐसे तो मर ही रहे हैं, ठीक है, तो मेरी बात याद रखना अंतिम समय में कि अपना चारों हाथ पैर एकदम ऐसे करके फैला दीजिएगा, टांग को छिता दीजिएगा वी शेप में और हाथ को भी वी शेप में। जब डूबने लगे, जब लग जाएगा कि अब भगवान भी हमको बचा नहीं सकते, तो उसमें क्या करना है? अपना पूरा सरफेस एरिया क्या कर देना है? फैला देना है। इससे आपका डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम, और आपका जो नाक वाला पोर्शन रहेगा वो ऊपर रहेगा हमेशा। आप तब तक नहीं डूबिएगा जब तक आपका शरीर थकेगा नहीं, यानी आप ऐसे किए रहिएगा, ठीक। और जब कोई पकड़ने आएगा ले जाने, तो उसको भगोर के पकड़ मत लेना, सिर्फ उसका ये पोर्शन, नहीं तो लात मार के आपको छुड़ा देगा, डुबा देगा जो बचाने आएगा। तो जब भी अगर नदी में कोई बचाने आए, कभी संयोग हुआ कि आप डूब गए, तो वहां पर क्या सिखाया जाता है कि अपना एक हाथ से सिर्फ उसका ये कंधा पकड़ लीजिए ऐसे करके, अब वो तैरेगा और उसके साथ साथ आप निकलते चले जाएंगे। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि कई बार कभी भी लाइफ में आपको ऐसा मौका आ सकता है एक्सीडेंटली, और उस समय अगर आएगा तो मेरी बात को याद रखिएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख धातु कौन सी थी? कांसा, ब्रोंज। ये भी गलत हो गया, कोई बात नहीं। सैंधो, सप्त सैंधो ऋग्वेद में किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? पंजाब, पंजाब, ठीक है। कुछ लोग पक्का हरियाणा डाले होंगे, ठीक है। 38, हाँ तो पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र, सब सैंधो, 5 नदियां पंजाब, सरस्वती और एगो सिंधु। सिंधु की 5 नदियां, सिंधु अपने, सरस्वती लुप्त हो गई, ठीक है। आगे सरस्वती कब तक सामने रहती? 38, मौर्य काल में समाहर्ता कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर, कर संग्राहक, कर संग्राहक, समाहर्ता, अपर समाहर्ता। कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी, कुछ लोगों ने तक्षशिला लगा दिया होगा, नहीं, फिरोजपुर, पेशावर और मथुरा, फिरोजपुर, पेशावर और मथुरा। कुछ लोगों ने पाटलिपुत्र और कुछ ने तक्षशिला लगाया होगा। 40, सांख्य दर्शन
किसके विकेटों की संख्या सबसे ज्यादा थी एक समय? कपिल। सांख्य दर्शन हम आज तक याद किए हुए हैं। जब भी सांख्य दर्शन आता है तो हम याद कर लेते हैं किसके विकेटों की संख्या सबसे ज्यादा थी एक समय में। तो एक समय सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी? कपिल देव की। हम तब से आज तक हम भूलते ही नहीं है सांख्य दर्शन मतलब कपिल देव, कपिल। 41वां, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था? एक तो राग दर्पण था जो कि संगीत पर था, ऑप्शन में है नहीं है। 300 आयुर्वेदिक ग्रंथ था जिसको दलाइले फिरोज शाही नाम से करवाया था, है नहीं है। तो अब क्या किया जाए? ठीक है, बृहद संहिता, बृहद संहिता। ठीक है, करिए बृहद संहिता। ठीक है, बृहद संहिता को किया गया था। ठीक है, तो अब याद रहेगा बृहद संहिता। हाँ चलिए, मिस्टेक होता है। 42वां, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। भक्ति आंदोलन का आरंभ किस क्षेत्र में हुआ था? दक्षिण भारत। हाँ, अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था? 3 तो शेरशाह सूरी, 4। ठीक है, चाचर पोलज परती बंजर, तो 4। शेरशाह सूरी के समय में 3। देखिए जिसका तैयार हो एकदम कस के 4। 45, अकबर ने इलाही समोत कब शुरू किया था? 1583, 1583। औरंगजेब ने 46, औरंगजेब ने जजिया कर कब पुनः लगाया? 1679। मंदिर तोड़वाना शुरू किया 1669 में। उसी के बाद जो है गोकला जाट ने विद्रोह कर दिया और बाद में राजा राम जाट ने अकबर का पूरा कब्र ही तोड़ के ये कर दिया था। ठीक है, सिकंदरा में। तो इसीलिए, और तो मंदिर तोड़ने का आदेश 1669, इसीलिए 1670 में जो है कृष्ण जन्मभूमि को जो है तोड़ दिया गया था और वहां पर ऊपर में मस्जिद बना दिया गया था। मथुरा गए थे हम, तो हम देखे कि अंदर में जब घुसे तो वो जेल वाला वो बना हुआ था और चबूतरा था। तो अब तक भारत के जितने भी मंदिर में हम गए हैं उसमें सबसे ज्यादा सुकून मिला है कृष्ण जन्मभूमि में। कहीं भी अयोध्या में भी वैसा सुकून नहीं मिला था। तो जब वहां गए अंदर में तो हम पूछे जो वहां पंडित थे, जो भी रहे होंगे वो, तो हम बोले कि बाबा इसी पर ऐसे हाथ छुए रखे, तो रोम रोम खड़ा हो गया। तो हम बोले कि कृष्ण भगवान यहीं पैदा हुए थे? तो बोले नहीं। हम बोले नहीं, हाथ पीछे किए, मेरा सारा रोमा फिर बैठ गया वापस। हम कहें कि फिर तो ये सैंपल है जिसको महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, हम कहे फिर ओरिजिनल कहाँ है? तो ऐसे ही सारा किया हमारे। तो गुफा का दरवाजा था जिसको औरंगजेब ने बंद करवा दिया था और पूरा जो वहां से द्वारकाधीश मंदिर है 2.5 किलोमीटर दूर, उसके बीच में ठीक मस्जिद बना दिया है। तो बोले कि जो ओरिजिनल गर्भगृह है वहां पे अब मस्जिद है और ये डुप्लीकेट है बगल वाला जो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया है और हम लोग इसी को पूजते हैं। और हम देखे तमिलनाडु पुलिस और सीआईएसएफ के 100 से ऊपर जवान जो है मस्जिद के ऊपर से तैनात थे हथियार लेके सुरक्षा में। किस जन्मभूमि की सुरक्षा उतनी नहीं हो रही थी जितनी मस्जिद की सुरक्षा हो रही थी। तो तो हम कहें कि हमें ठीक है, तो फिर कृष्ण भगवान को हम प्रणाम किए कि ठीक है देखते हैं। 47वां, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, तो ये औरंगजेब ही था जिसने मथुरा और बनारस दोनों का नाम इस्लामाबाद कर दिया था। ठीक है, इस्लामाबाद, और मथुरा में भी तोड़वा दिया और ज्ञानवापी मंदिर को भी तोड़वा दिया और सोमनाथ मंदिर को भी तोड़वा दिया। फिर जिस मंदिर को जो क्या था गजनवी, आज से 1000 साल पहले तोड़ा था, फिर उसको सोलंकी शासकों ने बनवा दिया था। औरंगजेब फिर उस मंदिर को तोड़वा दिया जिसको बाद में फिर सरदार पटेल जो हैं वो फिर उसका शिलान्यास किए, जिस पर पंडित नेहरू ने उनको मना किया था जाने से कि आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप एक सेकुलर कंट्री के उप प्रधानमंत्री हैं।
लेकिन उनकी बात को काट करके और सरदार पटेल मंदिर का शिलान्यास किए, सोमनाथ मंदिर का। और चूंकि उनकी मृत्यु तुरंत हो गई सरदार पटेल की 1950 में, तो जब मंदिर के उद्घाटन का टाइम आया 1956 में, तो इस बार भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चल दिए। तो फिर जो है नेहरू जी ने मना किया कि आप भारत के राष्ट्रपति हैं, आपको यह शोभा नहीं देता है कि आप एक सेकुलर कंट्री में मंदिर जाकर के ये करवा रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद काम कीजिए, और गए और फिर सोमनाथ मंदिर का क्या किए, इस बार उद्घाटन हुआ। तो शिलान्यास किसने किया? सरदार पटेल जी ने। और उद्घाटन किसने किया? फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। समझ गया? दोनों ही बार दोनों ही लोगों को किसी ने मना किया था कि आपको नहीं जाना चाहिए, और दोनों ही लोगों ने दरकिनार कर दिया, कहा कि भारत की आत्मा बसती है इसमें, अब आप अपना टाइप विद डेस्टिनी करते रहिए। 47 अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट किसके समय में लागू किया गया? 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस। पेपर आसान है लेकिन पहले का क्वेश्चन है सब। 48 सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? राजा राम मोहन राय को। 11 साल तक अथक प्रयास करने के बाद जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग इनकी बात को माना, और भारत में केवल ये बंगाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया था, केवल बंगाल में। ठीक है। और राजा राम मोहन राय जब घर से बाहर गए हुए थे तो इनके भैया की मृत्यु हो गई, और जब तक ये लौट के आते तब तक भैया का अंतिम संस्कार कर दिया गया, और राजा राम मोहन राय की भाभी को जो है उनके चिता पर जबरदस्ती चढ़ा दिया गया। और जब राजा राम मोहन राय लौट करके घर आए तो भाभी का लेटर पड़ा हुआ था, जिसको पढ़ने के बाद ये रो पड़े, क्योंकि वो उसमें बचाने के लिए रिक्वेस्ट की हुई थी। तो उसी के बाद वो लग गए थे। और जिस साल ये रोका गया है, ठीक है, कब रोका गया है? 1829 1829 में। अकेले उस साल केवल बंगाल में 700 के आसपास विधवाओं को जलाया गया था। 700। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन इंग्लैंड में बना 1927 में था, लेकिन आया वो 1928 में। इसी के इस नहीं, कंफ्यूजन क्या है? बना 27 में, आया 28 में। और अपना रिपोर्ट दिया, 30 में रिपोर्ट दिया, जिस पर 3 गोल में सम्मेलन आयोजित किए गए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड और थर्ड। और इसी पर रामसे मैकडोनाल्ड फिर अपना सामुदायिक पंचायत दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का कब्जा कब हो गया था? सितंबर 1857। आईएएस का क्वेश्चन है, सितंबर 1857। हडसन आया और मुगलों को गोली मारा, कब्जा लिया। 51 इल्बर्ट बिल, विवाद कब हुआ था? 1883 में लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल के तहत कहा गया था कि जो भारतीय जज हैं वो भी जो है अंग्रेजों का मामला देखेंगे, जिस पर अंग्रेजों को गुस्सा आ गया कि ये ब्लैक डॉग्स हमारा मामला देखेंगे, और इल्बर्ट बिल को वापस लिया गया, जिस पर गुस्सा करके रिपन जो रिजाइन मार करके चले आए। 52 भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत क्या प्रावधान है? विधानमंडल में भारतीयों की नियुक्ति। ठीक है। 1853 सिविल सर्विस परीक्षा, 1853 सिविल सेवा परीक्षा, अस्थायी सेटलमेंट 1793। ठीक है। प्रांतीय शासन की स्थापना आगे। ठीक है। ये क्या था? विधानमंडल में भारतीयों की नियुक्ति। 53 भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो, लिन लिथगो। ठीक है। गो गो क्विट इंडिया, गो। 54 माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? जून 3 1947। आगे चल के लॉर्ड माउंटबेटन का 1979 में मर्डर कर दिया गया था। एसासिनेशन हुआ था जब स्कॉटलैंड में ये अपने परिवार के साथ जो है नौका विहार कर रहे थे झील में, और उसी समय बम विस्फोट हुआ जिसमें पूरे परिवार सहित जो है लॉर्ड माउंटबेटन मारे गए थे 1979 में। 55 निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित नहीं है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, हेनरी वन देरोजियो, रामतनु लाहिड़ी और कृष्ण मोहन बनर्जी, ये तीनों ही जो है यंग बंगाल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। 56 निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा यूज करता है। तो तीरंदाजी नहीं यूज करता है, क्योंकि डोर खींचते हैं तब वो जाता है, उसको न्यूटन के नियम से मतलब नहीं है। वेंचुरी मीटर जो लिक्विड का जो प्रवाह होता है, ड्रिफ्ट, उसको मेजर करता है, उसके प्रवाह को, लिक्विड के, उसको मतलब नहीं है। रॉकेट जो है, अंतरिक्ष का रॉकेट, ये
आगे की ओर बढ़ता है, पीछे धुआं छोड़ता है, और वो धुआं प्रेशर डाल के इसको फिर फेंकता है, यानी क्रिया पर प्रतिक्रिया। अंतरिक्ष रॉकेट, अंतरिक्ष रॉकेट ये न्यूटन के थर्ड लॉ पर चलता है। ठीक है, कई लोगों का लगा होगा ऊपर में से एक से अधिक तीरंदाजी रॉकेट, नो। 57 शुद्ध पानी के तुलना में जब उस पर अशुद्धि डाल दीजिएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि अशुद्धियों को फिर बॉयल करना पड़ता है, तो बॉइलिंग लेवल ऊपर जाता है, बढ़ जाता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। शुद्ध पानी रहेगा जैसे वर्षा जल, तो वो कम रहेगा उसका। 58 एक वर्णीय प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो आप देखिएगा कि लाइट का जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है वो उसके सोर्स से डिफाइन होता है, उसको मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें कौन सा गुण नहीं बदलता है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, रिवीजन भी होता जाएगा और धीरे धीरे चीजें ठीक होती जाएंगी। तो एक स्टूडेंट हमसे पूछा कि सर वहां जाए कि यहां जाए, मतलब इसके लिए इसी टाइम में टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए। तो उनको हमने बताया कि जो वहां के जो गुरु हैं वो ऑनलाइन में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं। तो 59 प्रकाश की एक किरण दर्पण पर, मिरर पर 30 डिग्री के कोण पर जो आपतित होती है यानी गिरती है, अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा, ठीक है, ये जब भी बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, जो बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, क्या होगा, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है, दिखाइए एक बार। प्रकाश नहीं उसमें डिफाइन किए हुए है वो, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, लाइए। वो नहीं है, वो चेक किया हुआ है मिरर पर, डाल के हम उसको देख लिए। 30 होगा, दिख एक बार बता दीजिए जाके। हाँ तो बता दीजिए, क्योंकि हिंदी वाला में हमको थोड़ा सा ये है। खाली आप वहां पे ये कर दीजिए। जितने पे वो एंगल आ रहा है, ठीक, ये 30 पे आ रहा है तो ये भी 30 पे हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अभिलंब यही है, हैं? अच्छा, ठीक, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको उतना इसका आइडिया नहीं है, तो 30 डिग्री इसका कर दीजिए फिर, है ना, चलिए ठीक, 30 डिग्री, चलिए इसको हम देख लेंगे वैसे। ठीक है, क्योंकि वो हिंदी का इतना था तो इसमें फिजिक्स वाला में थोड़ा सा हमको। तो प्रकाश के किरण दर्पण, ठीक है, सॉरी, इसके लिए 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा वो कितना बनेगा, उतना ही बनेगा, 30 डिग्री। ठीक है, इसको हम देख भी लेंगे और कर भी लेंगे। 60वां, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, अल्फा, ये हीलियम से निकलता है, जो ये है हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 जो है न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रहता है ना, न्यूट्रॉन, ठीक है, वो निकलता है, किस रूप में निकलता है, अल्फा किरण। तो अल्फा रेज जो है वो किससे निकलता है, ये भी एक ध्यान रख लीजिएगा, हीलियम से, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि अल्फा किरणें किससे निकलती हैं, तो हीलियम से, और वो विद्युत चुंबकीय नहीं होता है। विद्युत गामा और एक्सरे क्या है, ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। 61 किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, विब्रियोर में, वी में, तो इसमें इन तीनों में जो है नीला, हाँ, जैसे ये हुआ रेड होगा, उच्चतम ऊर्जा, रुक जाइए, ठीक ठीक, अच्छा,
देख लेते हैं। वायोलेट नीला, नीला, ठीक है। उच्चतम ऊर्जा जो है वो विबग्योर के ही नियम से चलता है, वी वायलेट इंडिगो ब्लू। तो ऑप्शन में क्या है ये, फिर यहां पीला योर, वाई येलो ऑरेंज रेड, ठीक। तो एनर्जी जो है हाईएस्ट एनर्जी किसमें है, अगर ऑप्शन में रहता वायलेट बैंगनी तो वो रहता, लेकिन यहां पर नीला है तो इसलिए इसमें नीला है। सब जगह नहीं घबराएगा, उसमें वो अभिलंब अपवर्तित किरण में थोड़ा सा हम घबरा गए हैं, नहीं तो वो भी लपेट देते हैं हम। फ्यूज तार की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता क्या है, ठीक है। इसका गलनांक जो है वो लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि लो रहने पर ही जैसे ही ज्यादा करंट पास होता है तो खुद ही वो गल करके बाकी महंगे उपकरणों को गलने से बचा देता है वो। इसीलिए इसका क्या होता है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। यही इसकी क्वालिटी होती है कि लो होने से जैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट ज्यादा हाई वोल्टेज गया वैसे ही वो पहले ही क्या कर देगा, पूरे सिस्टम को ठप कर देगा, ताकि फ्यूज कर देगा, जिसके कारण जो है हमारे महंगे सामान जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के वो बर्बाद होने से बच जाते हैं इलेक्ट्रिक में। 63 किलोवाट आवर इकाई है किसकी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। किसका के साथ गलत हुआ, हाँ बहुत लोगों का हुआ। 64 एक तत्व का परमाणु भार, एक एलिमेंट का एटॉमिक जो वेट होता है वो बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसके बीच में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, डी। वही अब नजर पड़ी तो हम देख रहे थे, इंग्लिश वाले में क्या है जी, हाँ, कि कुल संख्या है, और प्रोटॉन यहाँ पे योगफल, संख्या का योगफल या भार का योगफल कुछ भी चेंज हो सकता है, हाँ, हाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन, हाँ हाँ, देखिएगा तो एक बार सी डी दोनों से हो जाएगा यहाँ, लेकिन ये कुल संख्या वाला ही रहता है, टोटल नंबर ऑफ दोनों का जोड़ करके योगफल। देखिए अगर से ये रहता ना कि उनके कुल संख्या का योगफल, आप योगफल किसको कहेंगे कि आप जैसे योगफल में तब मास भी तो हो सकता है दो, चलिए ठीक है इसको कर लीजिए, ठीक। 65 अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। 1828 में वोल्हर महोदय ने क्या साबित कर दिया कि यह कहा गया था बायोलॉजी में पहले चार्ल्स डार्विन के द्वारा कि कार्बनिक प्रोडक्ट से ही जीवन संभव है, ठीक है, मतलब जो जैविक चीज होगा उसी से जो है जीवन संभव है। वोल्हर ने उसको गलत साबित कर दिया लेबोरेटरी में, और उन्होंने अकार्बनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो है कार्बनिक कंपाउंड बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया यूरिया, 1828 में वोल्हर ने, ठीक। तो पहली बार जो जीवन का जो सिद्धांत था कि जैव से ही होगा उसको उन्होंने क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया, ठीक है। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, डाल्टन है, रदरफोर्ड है और वोर है, ये सबका एटॉमिक मॉडल है। सबका सही है कि गलत है किसी का, 67 इसमें से कौन सी क्षार की विशेषता नहीं है, नीला से लाल हो जाता है, ब्लू लिटमस रेड, ठीक है, एसिड के साथ बेस मिलके साल्ट एंड वाटर बनता है, यह भी है, पानी डालने पर हाइड्रोक्साइड आयनों का उत्पादन होता है क्षार में, और अगर एसिड होता तो हाइड्रोजन आयन होता, ठीक है,
और अगर एसिड होता तो उसका, अगर बेस होता तो इसका स्वाद कड़वा होता है, खट्टा नहीं होता है। ये एसिड खट्टा होता है, हाँ, क्यों? दोनों है इसका, इसको चेंज करने में लगता है कि हमसे गलती हो गई, क्योंकि उसमें, अच्छा हाँ, एसिड बेस रेड, ABR, ठीक, तो दोनों हो जाएगा तब तो। इसको हम ठीक किए हैं अपने से। हम क्या किए हैं, इसमें चेंज किए हैं, जैसे ठीक था पहले, हम इसमें क्या कर दिए हैं, हमारे दिमाग में क्या आ गया कि ये तो है ही जो ब्लू से रेड, क्यों आ गया ऐसा, जबकि हम खुद ही याद किए थे ABR, ए के बाद बी फिर आर, और बी वाले में किए थे RA, BRA, ठीक है, दोनों सही है। चलिए, और इसको बकायदा हम ठीक किए हैं, मतलब कहने मतलब कि जहां से क्वेश्चन लिख रहे थे वहां पे वो था कड़वा, हम कहना ये नहीं, ये खट्टा, और वो तो है ही, इसको ठीक करो, ज्यादा दिमाग लगाने में हो गया है। 68, सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह सेमीकंडक्टर हो जाता है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन्स के कारण। कोवैलेंट है इसमें, ऊपर वाले में कोवैलेंट लिखा हुआ, हाँ, तो उसके टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन के कारण ये थोड़ा सा अर्धचालक जैसा हो जाता है। 69, पित्तल, पित्तल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रास, जर्मन सिल्वर और गन मेटल कॉपर का मिश्र धातु है, तो कॉपर के अलावा कौन सा धातु इन तीनों पाया जाता है, जस्ता, ठीक है, जो पीतल है यानी कि ब्रास, ये जो है कॉपर प्लस जिंक है, जो जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर में कॉपर प्लस जिंक और प्लस निकल, जर्मन सिल्वर, और जो गन मेटल है इसमें कॉपर प्लस जिंक और प्लस टीन, ठीक है, टीन का क्या है जी सिंबल, SN, हाँ SN, अब समझ आ गया। गन मेटल, मेटल में ट है तो उसमें टीन भी है, याद रहेगा, मेटल में ट है तो उसमें क्या है, टीन है, याद रखिएगा इसको। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, कॉपर और जस्ता, तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक, लेकिन जर्मन सिल्वर में अलग से क्या है, निकल है। गन मेटल को अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या है, टीन है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये पूछ देता है इसमें केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। मिट्टी के तेल में कौन सा धातु डाला रहता है, निकल, ये NiCKEl। मिट्टी के तेल में दो चीज होता है, जैसे हम एक बार हम जब छोटे थे तो हम बताते हैं कि एक टीचर थे, वो आए थे धनबाद के बाघमारा से हमारे यहाँ, और हम अभी स्कूल से पहुंचे ही, तो उसी दिन हम लोग को लेबोरेटरी में क्या किया गया था कि लेबोरेटरी में दिखाया गया था कि सोडियम को या पोटेशियम को अगर डालोगे ना पानी में तो वो जो है ना पूरा तेजी से घूम करके आज जल के खत्म हो जाता है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग किरासन तेल में डालते हैं। तो मास्टर साहब केमिस्ट्री के टीचर थे बाघमारा में, और जैसे हम स्कूल से पहुंचे तो वैसी बातचीत हुई कि ये मेरा लड़का है, ये ऐसे वैसे, अच्छा हम नमस्ते, अरे पैर छुओ। उसके बाद मास्टर साहब हमसे बोले कि बताओ तो वो कौन सा है जिसको किरासन तेल में रखा जाता है, और उसी दिन हम करके आए थे, उससे पहले हमको कुछ भी नहीं पता था। हम बोले सोडियम, वाह बड़ा तेज है पढ़ने में जी आपका लड़का, ठीक है, तो ये तो उस दिन हम बच गए थे बाल बाल। पोटेशियम और सोडियम, अगर ऑप्शन में पोटेशियम या सोडियम रहता तो वो भी चल जाएगा, तो आप लोग वहां सोडियम भी लिख लीजिएगा अलग से। क्योंकि बहुत प्रोएक्टिव होता है, तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलकर के खत्म हो जाता है। 71, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, कौन सा है, पक्का सोच लीजिएगा, आप ही लोग जा रहे हैं हम। किस पौधे पे बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, ठीक है, मटर जो है पौधा है, ठीक, हर्ब ना, एकदम नहीं,
शाक, इट इज नॉट श्रब, इट इज हर्ब, ठीक है, झाड़ी नहीं। डाइकोटिलेडनस शाक, हाँ हर्ब, हाँ HERB हर्ब, झाड़ी हो जाएगा तो श्रब हो जाएगा। 73, ये सब क्वेश्चन जो है रेलवे इधर उधर घुमा फिरा के सब जगह पूछ दिया है, इसलिए सावधान। 73, कितने आरबीसी को बोन मैरो हर सेकंड उत्पादन करता है? नॉर्मल में 4 ऑप्शन है, ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नॉर्मली 2 से 3 मिलियन, तो इस ऑप्शन में 2 से 3 मिलियन के सबसे नजदीक कौन ऑप्शन है? 5 मिलियन, ठीक है, वहां बगल में लिख लीजिए 2 से 3 मिलियन हर सेकेंड। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हर 120 दिन पे हमारा आरबीसी क्या हो जाता है? खत्म होता है, कई बार 100 दिन में ही। तो उसको मैनेज करने के लिए हर सेकंड इतना होता, 2 से 3 मिलियन, 120 दिन, मैंने मैक्सिमम 120 दिन तक जाता है, और उसको मैनेज करने के लिए हर सेकेंड 2 से 3 मिलियन जो है क्या उत्पन्न होता है? आरबीसी। 74, इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इसमें प्रोटीन पाया सब में जाता है, लेकिन चूंकि एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो इसमें हम लोग कैसे मारेंगे? जिसमें न के बराबर पाया जाता है, न के। इन चारों में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है? दाल में, ठीक है, उसके बाद मांस, अंडा, और सबसे कम जो है न के बराबर तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है चावल। 75, मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 98.6 है, इसको उल्टा कर दिया ये, नहीं वही है ऐसे, हम 6 ही, उसमें हिंदी वाले में 6 किया है कि नहीं? उसमें भी 9 कर दिया है, उसमें भी 9 कर दिया है। अच्छा, हम 6 किए थे, अभी देखे वो, तभी उसको अलग से थोड़ा सा वो दिख रहा है। फाइलेरिया असल में बोलतू नाम है, फाइलेरियासिस है, ठीक है, इनमें से किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से है। 1 मिनट, प्रोटोजोआ है कंफर्म? अच्छा ठीक है, ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हाथी पाव, यही है, ठीक। 77, वसा और तेल, फैट एंड ऑयल आ लिपिड, ठीक है, लिपिड है। 78, पानी का सबसे शुद्ध रूप, एक तरफ मिनरल वाटर भी वसा पानी, लेकिन वर्षा का पानी उससे भी ज्यादा शुद्ध होता है। हाँ, वर्षा का पानी चेक किया हुआ है, उसमें है, हम चेक किए हुए थे कि मिनरल वाटर की वर्षा का पानी, तो नहीं, वर्षा का पानी, ठीक, उन दोनों में भी वर्षा का पानी, ठीक। हाँ, इसीलिए वर्षा के पानी में, शुरुआती पानी में नहाने से बचना चाहिए इंसान को, नहीं नाच नाच के सब नहाने लगते हैं छत पे जाके, उसमें पहली बार वाले से बचना चाहिए। हाँ, इसीलिए उसके बाद नहाते रहिए। विटामिन सी के सबसे प्रचुर मात्रा में अमला, दूसरे नंबर पर रहेगा तो अमरूद, नंबर 2 अंगूर, उसके बाद पपीता, और सबसे कम जो है लिस्ट है इसमें अंगूर में। हाँ, इस चारों में, इन चारों में सबसे ज्यादा अमला में पाया जाता है सी, अमरूद, 3rd पे पपीता, 4th पे अंगूर है। नहीं, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर मीठे भी होते हैं, कीमत बढ़ाइएगा, मीठा अंगूर मिल जाएगा, ठीक है। 80 तो ये, हाँ काला अंगूर, बाप रे बाप, हम इतना परेशान होते हैं उसके कारण। 80, जब दूध, मेरी भांजी आती है कानपुर से, तो उसको काला ही अंगूर चाहिए, उसको पापा आदत लगा के चले गए हैं, तो काला अंगूर, चलो हम कभी नहीं खाए जीवन में, उसके लिए हमको लेकर के जाना पड़ता है। तो कहे कि वो इंतजार करते रहते कि मामा आएगा तो मेरे लिए काला अंगूर जरूर लाएगा देखेगी। तो 80, जब दूध दही में परिवर्तित होती है, दूध जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है, तो परिवर्तित होता भी है, परिवर्तित होती भी है, तो उसके खट्टेपन की वजह जो है लैक्टिक एसिड है, दूध जम जाता है, ठीक है, वही जोरन बनता है। 81, यूपीएससी का उल्लेख संविधान के भाग 14 में है, 315 से 323, 315 आर्टिकल से 323, 14 भाग 14। 82, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया कौन आरंभ करता है?
राज्यसभा, और तब उस पर मुहर लगाता है लोकसभा। आइदर उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा इसके सभापति, राज्यसभा के सभापति होते हैं। सी तो हम अपने से बना के डाले थे, क्या कि वहां ऑप्शन में जो था सस्ता टाइप का था, तो हम कहेंगे नहीं, फिर तो मजा ही नहीं आएगा। तो फिर दोनों 83। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया आसान है, यही है ना, दक्षिण अफ्रीका है ना, ज्यादा आसान के चक्कर में कहीं हम ही गलत ना मार दें। 84 संविधान सभा के संविधान निर्माण का कार्य औपचारिक रूप से फॉर्मली कब पूरा हो गया था? ठीक है, फॉर्मली तब पूरा हुआ था जब हमारे संविधान सभा के 284 मेंबर्स उस पर अपना सिग्नेचर मार्क रख दिए थे। ठीक है, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। हाँ, हो गया। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन में बहस मत कीजिएगा, मान लीजिएगा। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो 24 जनवरी। तो फॉर्मली कब काम हो गया था? जब सिग्नेचर होता है ना, कि आप जैसी सिग्नेचर करते हैं काम खत्म। तो फॉर्मली कब हो गया निर्माण पूरा? जब उस पर सिग्नेचर हो गया। 26 जनवरी को तो उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर दिए। फॉर्मली पूरा कब हो गया? 24 जनवरी। याद रहेगा। 85 जुडिशियल रिव्यू कहां से लिए हैं? अमेरिका। 86 कौन सा संशोधन मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कहता है? इंदिरा गांधी भार दी थी? नहीं। 44 इंदिरा गांधी तो कहती थी कि सीधे हम बोले हो जाना चाहिए। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह, राष्ट्रपति की शक्तियों को क्या कर दिया गया 44 से, कि जब मंत्रिपरिषद लिखित में जब कर देगा तब इमरजेंसी, और बाकी किसी भी काम के लिए प्रधानमंत्री नहीं, मंत्रिपरिषद। और कुछ चीजों के लिए कैबिनेट को डाला गया था। इसी में अनुच्छेद 352 का सी में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द आया था, मंत्रिमंडल, कैबिनेट शब्द। ओरिजिनल संविधान में कहीं भी कैबिनेट शब्द, मंत्रिमंडल शब्द नहीं है, इसको इसी में डाला गया था। और कहा गया कि अब से राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर काम नहीं करेंगे, मंत्रिपरिषद और आपातकाल में कैबिनेट, मंत्रिमंडल। ठीक है, तो केवल प्रधानमंत्री की सलाह मानने से कुछ नहीं होगा। एक बार 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो नरसिम्हा राव जी को आकर के वो बोले प्रधानमंत्री के ये में ऑफिस में कि सर केवल 9 दिन का हम लोग के पास रह गया है पैसा अपना जरूरत का सामान मंगाने के लिए। कहे कि 9 दिन? तो हाँ, तो क्या करना होगा? तो मनमोहन सिंह जी बोले कि 20% डिवेल्युएशन करना पड़ेगा इंडियन रुपी का, तब जाके जान बचेगी, नहीं तो हम लोग खत्म है मामला। तो वे करे बाप रे बाप, कि तब तो कैबिनेट की मीटिंग, तो बोले कि मानेगा सब, क्योंकि 75 को पार्टी की सरकार थी, और उसमें जो साथ में जो सहयोगी दल थे वो क्या कहते कि नहीं, हम लोग का वोट बैंक क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब बोले कि अब तो कैबिनेट जो अपने ही जो पार्टी है, सहयोगी पार्टी, वही सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बोले कि अरे यार इसमें तुरंत कैसे हो पाएगा, अब कि कैबिनेट मीटिंग सबको बुलाना पड़ेगा। तो मनमोहन सिंह जी बोले कि अब क्या किया जाए, अब तो करना तो पड़ेगा ही। तो बोले अच्छा ठीक है, जाइए हम सोचने दीजिए हमको कुछ देर। उसके बाद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव विपक्ष के नेता, तत्कालीन विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कक्ष में गए। प्रधानमंत्री खुद चले गए, देखिए बैठे, और 20 मिनट के बाद दोनों बाहर निकले। ठीक है, नरसिम्हा राव जी बोले अटल जी को कि बॉस प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम बताइए? तो 9 दिन का मामला रह गया है, और सहयोगी पार्टी को तो छोड़िए, आप विपक्ष हैं, सबसे हंगामा तो इधर से ही होगा। तो और 9 दिन का मामला रह गया है कि डिवेल्युएशन 20%। अटल जी डन। उसके बाद नरसिम्हा राव जी बोले कि वित्त मंत्री को बुलाया जाए। मनमोहन सिंह जाए, हाँ सर बोलिए। 20 मिनट के भीतर बोले कि डन कीजिए, 20% डिवेल्युएशन कीजिए। मुझे अरे कैबिनेट की मीटिंग, अरे छोड़ यार कैबिनेट की मीटिंग, हो गया मीटिंग। तो तब पक्ष और विपक्ष कैसा था, आया समझ में? इसीलिए जब यूएनओ में भेजना पड़ा प्रतिनिधिमंडल, तो अध्यक्ष बना करके नरसिम्हा जी ने किसको भेजा था? अटल बिहारी वाजपेयी को। समझ गया? तो उस समय की जो गरिमा थी वो वही लोग संभाल सकते थे।
तो उस समय राष्ट्र हित में लगभग चीजें मतलब तरीके से लोग मान लेते थे, अभी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। 87, कौन सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, मूल तत्व जो है वो नहीं है? एकात्मक शासन प्रणाली। बाकी रूल ऑफ लॉ है, सेकुलरिज्म है और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ी गई? कोंकणी। कोंकणी, बाकी सब शुरुआती 14 में थी। ठीक है, अब जैसे मनमोहन सिंह जी वाला कहानी बताए तो कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि ये सारी स्टोरी आपको अगर कभी आप बीपीएससी में मेंस लिखिएगा तो आपको उसमें क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा जब आएगा हम लोग के। हाँ, कहा क्यों दे रहा है? इंदिरा जी क्यों लगाएंगी 42वां? कौन सा संविधान मंत्रिपरिषद के सलाह राष्ट्रपति की शक्ति को निर्धारित करता है? अच्छा, राष्ट्रपति की शक्तियों को। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, रुक जाइए, क्या लिखा हुआ है उसमें? हाँ, वो तो हम समझ गए, उसमें जो आप देख रहे हैं वहां क्या लिखा है? अच्छा, वो लिखा हुआ है, स्रोत क्या है, सोर्स? क्योंकि वो तो हाँ, अच्छा तो वहां डाल दिए हैं, ठीक है। कारण कि हमारे दिमाग में क्या आया कि इंदिरा जी जो थी वो 42वां संविधान संशोधन में लाई थी और उसमें उन्होंने राष्ट्रपति को सीधे, हाँ हो सकता है राष्ट्रपति की शक्ति, हाँ ठीक है कर लीजिए 42, सुधार लीजिए, चलिए कोई नहीं, ठीक है। 42 कह रहे से हम इसको देख भी लेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि वो अपने पर एकदम चली गई और बाद में जब मोरारजी देसाई आए तो वो कर दिए कि नहीं, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, इसको पूरे मंत्रिपरिषद के हिसाब से। खैर ठीक है, देख लेंगे, अभी ऐसा है तो होगा। 42वां कर लीजिएगा, उसमें सुधार लीजिए। संविधान के अनुसार किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 साल, 6 महीना करके 6 बार, 6 महीना करके 6 बार। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसी के अनुशंसा पर यह होगा। अगर वो अनुशंसित नहीं करेगी तो आपको 6 महीना में उसको समाप्त करना पड़ जाएगा। 90, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के समक्ष एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करने की अनुमति देता है? बजट 12, इसको याद रखने का तरीका, ब से बजट, ब से 12, 112। 91, केशव भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के बेंच में कितने जजेस थे? 7-6 से मामला का ये हुआ था, अभी तक का सबसे ज्यादा। केशवानंद भारती मामले को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेस को बैठना पड़ेगा, तब जाके उसको पलटा जा सकता है। 92, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया का वर्णन है? 3। 2 क्या है? बाहर से आने वाले राज्यों को शामिल करना। 3 में क्या है? बिहार से झारखंड बनाना, बिहार से झारखंड बनाना। तो राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया का वर्णन 3 में है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, 2003 अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 94, भारत का पहला वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत किस वर्ष गठित हुआ था? 1951, 1951। इसलिए क्वेश्चन है, योजना आयोग इस रहता 1950, ये 1951, चुनाव आयोग रहता तब, ये क्या है? और पहली बार अनुशंसा किया वर्ष 1952 से 57 के लिए, 1952 से 57 के लिए। 95, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी 1982, ठीक है, जुलाई 1982। भारत का राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट क्या दर्शाता है? टोटल खर्चा, एक्सपेंडिचर हमारा, माइनस जो 2 प्रकार से प्राप्ति आया हम लोग को, जो रेवेन्यू से कमाए और जो मेट्रो चला के कमाए, विज्ञान भवन के किराए से कमाए, राजस्व प्राप्ति, कुल व्यय, ठीक है। ये इसमें उधार शामिल नहीं होता है, बोरोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। अगर बोरोइंग्स इंक्लूडेड होता तो वो प्राइमरी डेफिसिट हो जाता, प्राथमिक घाटा।
बोरोइंग साथ क्या हो जाता, प्राथमिक घाटा में चेंज हो जाता। ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करता है, महंगाई को? रिजर्व बैंक। सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। भारत की वर्तमान मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 6। 3 आरबीआई के और 3 भारत सरकार के जो नामित। 3 आरबीआई के, एक आरबीआई के गवर्नर, एक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और एक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, 3 लोग। तो आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक डायरेक्टर उसके, ये 3 लोग आरबीआई की तरफ से, और 3 जो है सरकार की तरफ से, 3+3। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सबको डिसाइड करने वाली यही कमेटी है। 99। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट किन 2 संगठनों संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है? ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला व्यवस्थित, सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, उन्नीस सौ 31-32। ठीक है। पीसी महालनोबिस नेशनल इनकम डिसाइड 1949। नॉर्मल रूप में दादा भाई नौरोजी 1867-68। अब विश्वेश्वरैया भवन हम लोग का पटना में है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, 1 घंटा में खींच दिए बीच में। हाँ। दादा भाई नौरोजी का जो पहला फर्स्ट नॉर्मल, मतलब यूं ही मोटा मोटी आकलन पर कैलकुलेशन, हाँ, मतलब वो जैसे साइंटिफिक नहीं था, वो अपना एक दिमाग का इस्तेमाल किया कि इतना इतना होगा। अभी कोई मतलब साइंटिफिक, कोई बहुत लॉजिक टाइप पे नहीं था उसमें, मोटा मोटे निकाले। प्रोफेसर वीके आरवी राव पहली बार साइंटिफिक तरीके से 1931-32 में निकाले थे, पहली बार। और पीसी महालनोबिस नेशनल इनकम कमेटी के मेंबर थे और उसमें वो 1949 में निकाले थे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। उनका कुछ नहीं उसमें से, वो इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग दिवस उन्हीं पे, उन्हीं के नाम पर हम लोग का विश्वेश्वरैया भवन भी है। ठीक है, हाँ, इंजीनियर्स डे इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। हिंदी इंजीनियर्स डे कब है? इंजीनियर, चलिए